हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सब कुछ कहने से पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस लेक्चर में हमारा भी सिर्फ इंट्रो है। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हमारे पूरे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एनर्जेटिक थोड़ा सा, आप लोग खुद एनर्जेटिक हो जाइए, थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एनर्जेटिक होने के लिए आपको हमारा कोट है। एक बार फिर से अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपना एक कोट एक बार फिर से बोलते हैं। तो दोस्तों, लीजिए रोज स्टडी का बूस्टर डोज। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद दिस कोट. So, what is given in this chapter? So, modern nationalism came to be associated with the formation of nation state. As we have already seen in the previous chapter, जो नेशनलिज्म यूरोप है, कि मॉडर्न नेशनलिज्म को एसोसिएट किस चीज़ से किया जाता था? आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। अब आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जो था, ये हम लोग तो पढ़ चुके। तो एक्चुअल में उससे क्या क्या मतलब, क्या क्या इम्पैक्ट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए? तो इट मीन द चेंज इन द आइडिया अबाउट द आइडेंटिटी। यस, यूरोप में क्या हुआ, अब नेशन स्टेट का जब आइडिया डेवलप हुआ तो लोगों के बीच में एक चेंज आया, उनके एक मेंटालिटी, उनके एक थॉट में चेंज आया कि वो किस चीज़ को लेकर चेंज आया, उनके आइडेंटिटी के बारे में, कि वो लोग है क्या, कौन है वो लोग। पहले क्या था दोस्तों, तो हम ये अपर क्लासेस है, ये लोअर क्लासेस है, मिडिल क्लासेस हैं, ये मतलब एक था, एक लेवल का गैप बना हुआ था कि हम ये हैं वो हैं। तो वो गैप ब्लर हो गया था। लोग रेवोल्यूशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए थे, और ये जो था उनका आइडेंटिटी था कि हम ये हैं वो हैं, वो थोड़ा सा ब्लर हुआ था। ब्लर क्या मतलब, ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं बोल सकते, मतलब ब्लर हुआ था। और फिर क्या होता फ्रेंड्स, तो इट मीन अ चेंज इन अबाउट द आइडेंटिटी का चेंज हुआ था। और फिर न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, सॉन्ग्स फॉर न्यू थिंग्स, नए नए सिम्बल्स आए, नए नए आइकन्स, नए नए सॉन्ग्स है। तो इनके थ्रू क्या होता है, उनके बीच में एक लिंक डेवलप होता है, लोग एक दूसरे से एसोसिएट करना शुरू कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं। फिर जो वहाँ के मोनार्क थे उनके खिलाफ रेवोल्यूशन होता है। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा हम नई आइडिया नहीं देने वाले हैं दोस्तों। हम आगे पढ़ते हैं, हम लोग को इस चैप्टर को पूरे कॉन्साइज तरीके से पढ़ना है, पूरे वन शॉट में ख़त्म करेंगे चैप्टर को, कॉन्साइज तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। इसलिए हम आपको प्रीवियस चैप्टर के बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं देने वाले, थोड़ा सा ओवरव्यू काफ़ी है। नाउ, इन मैनी कंट्रीज इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने देखा कि बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है, नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप होने में बहुत टाइम लगा था। लोग बहुत जल्दी एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे सब हुआ। तो अब ये जो नेशन स्टेट का आइडिया इंडिया में कैसे डेवलप होता, हाउ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट फॉर्म्ड इन इंडिया, फॉर्ज्ड। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। सो थिंग्स दैट, तो ये हमारा एंटी कॉलोनियल मोमेंट। यस, इंडिया में स्टार्ट होता है नेशन स्टेट का आइडिया कैसे, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या था, आप लोग के पास ओवरव्यू होगा क्या था, कैसे था, ये हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर या फिर प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं। चैप्टर में तो नहीं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बारे में। तो क्या था दोस्तों, एक वो भी देते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो उसमें हम लोग ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जैसे हमारे रेवोल्यूशनिस्ट से, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ा था, जीता था। फिर और जंग लड़ा नहीं था, मतलब रेवोल्यूशन किया था, और फिर उन लोग ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाया गया। उन लोग जैसे हमने देश पे कब्जा कर रखा था, सबको गुलाम बना रखा। तो इससे आप पूरा ओवरव्यू जानते हैं, तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर इस चैप्टर में जो डिटेल हम क्या क्या हुआ था वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है, द थिंग्स दैट टाइड इंडियंस टुगेदर। अब क्या क्या चीज़ें थी जो इंडियंस को एक साथ बाइंड अप किया, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए लोग। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करिएगा, समझ लीजिए बस, कि यहाँ पे हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ें बता रही हैं, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप हुआ यूरोप में, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, एक दूसरे से खुद को बाइंड अप कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पाए। तो कुछ चीज़ इंडिया में भी थी जिससे कारण लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए थे। तो पहला चीज़ क्या दिया है, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड। अब हम भी ऑपरेशन हैं, वो भी ऑपरेशन है, वो भी ऑपरेशन है ब्रिटिश से, ये भी ऑपरेशन है। तो हमारे अंदर एक आइडिया डेवलप होगा कि यार ये हम सबको परेशान कर रखा है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होंगे। हमारे एक कॉमन एक फीलिंग आएगा, इसके खिलाफ आएगा, मतलब जो हमारा ब्रिटिशर्स थे, तो उनके खिलाफ सबके अंदर एक आइडिया डेवलप होता है। लेकिन दोस्तों इसका एक लिमिटेशन भी था। सो व्हाट वाज द लिमिटेशन ब्रो, सॉरी ब्रो, यस, सो द बट effect of colonialism varied and everyone had their own notion of freedom. Effect of colonialism varied. What it means? Effect of colonialism मतलब असर, उसका जो इफेक्ट था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो सबके साथ एक जैसा नहीं, सबको परेशानी करते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से, मतलब या सबको परेशानी नहीं करते थे, कुछ को जो उनके ज़्यादा करीब थे, जो ज़्यादा चापलूसी करते थे, उनके साथ वो अच्छा ट्रीट भी करते थे, और फिर बाद में
आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे, काफ़ी कुछ जानते होंगे आप लोग। तो ये अलग अलग लोगों को ट्रीट करते थे अलग तरीके से। अब बहुत सारे लोग को परेशान करते थे, जैसे किसानों पे क्या होता था तो उन पे लगान लगा दिया जाता था। फिर कंट्री साइड में अलग था। फिर आप लोग पढ़ेंगे आगे प्लांटेशन में अलग तरीके से, हाँ प्लांटेशन सिस्टम था। असम का ही है दोस्तों। असम के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक टॉपिक जो मतलब एक पैरा दिया हुआ है, तो वहाँ पे असम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अलग तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर बाबा बुडन हिल्स का दिया हुआ है। फिर और और भी बहुत जगह का और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, कैसे वो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रीट करते थे। तो ये एक लिमिटेशन था कि हर इंसान के लिए अलग अलग था, इफेक्ट अलग था कुछ। और मतलब कोई किसी और तरीके से समझता था उनके इफेक्ट को, तो कोई किसी और तरीके से, कोई किसी और के लिए एक लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन क्या था दोस्तों, तो फीलिंग द नोशन ऑफ फ्रीडम डिफर कर रहा था। नोशन ऑफ फ्रीडम डिफर कर रहा था, मतलब कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था, आपके लिए कुछ और था, इनके लिए कुछ और था, उनके लिए कुछ, उनके लिए कुछ था। ये ऐसे जैसे हमने अभी बताया कि बहुत जगह पे प्लांटेशन में हो गया, कंट्री साइड में अलग हो गया, टाउन्स में अलग हो गया, विलेजेस में अलग हो गया, तो हर जगह अलग अलग नोशन था फ्रीडम का। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। लेकिन बीच में आते हमारी एंट्री होती है किसकी, गांधी जी की। तो कांग्रेस का कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर। तो जो कांग्रेस थी उस टाइम की, तो उसने क्या करता, महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर उन्होंने ये सारे ग्रुप्स को एकजुट करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का सोचा। तो कैसे ये लोग करते हैं, कैसे सारे ग्रुप्स को एकजुट करते हैं, कैसे वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं, तो यही सब कुछ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और फिर नाउ वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920। और फिर हम अब स्टोरी यहाँ पे पिकअप करेंगे कब से, 1920 से हम अपना स्टोरी पिकअप करेंगे। हमने 1920 से पहले का जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, क्लास 9th में भी था। अब हम 1920 से अपना स्टोरी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या एक्चुअल में होता है, क्या 1920 के बाद क्या क्या होता है। तो कुछ चीज़ें दी हुई, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। तो ये फिर कांग्रेस कैसे कैसे सबको एकजुट करता है, फिर और भी रेवोल्यूशनरीज क्या क्या करते हैं, कैसे ने मतलब कैसे ब्रिटिशर्स को हमारे देश से हटाया जाता है, भगाया जाता है, जो भी तो सब कुछ होता है कैसे, ये सब चीज़ हम अब आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत है, नॉन कॉपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इशू और फिर नॉन कॉपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्या है देखते हैं। After 1919, we see national movements spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. तो 1919 के बाद हम लोग देखते हैं कि नए नए सोशल ग्रुप्स जो नेशनल मूवमेंट्स, पहले क्या होता दोस्तों कि नेशनल मूवमेंट्स जो था वो अलग अलग देश का अलग अलग एरियाज में फैलने लगा था, गाँव में, शहरों में, कंट्री साइड्स में जो था मूवमेंट्स वो फैलने लगा था। फिर नए नए लोग जुड़ रहे थे, नए नए आइडियाज दे रहे थे, तो नया मोड ऑफ स्ट्रगल डेवलप होगा। फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सो यस व्हाट वाज डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस। तो इसके डेवलपमेंट्स क्या क्या थे, जब नया नया मतलब नया मोड ऑफ स्ट्रगल डेवलप हो रहा था, तो डेवलपमेंट्स क्या थे, फिर इसके इम्प्लीकेशन, इसका मतलब क्या है। सो देखते हैं फ्रेंड्स। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो लोगों के बीच में तो आइडिया ही गया था। फिर अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन डेवलप होता है, राजनीतिक और आर्थिक सिचुएशन डेवलप होते हैं। इसको हिंदी में राजनीतिक बोलते हैं, आर्थिक बोलते हैं, इकोनॉमिकल को, और फिर पॉलिटिकल को राजनीतिक। तो फ्रेंड्स वर्किंग हो गया, लीड ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो वॉर होते हैं, जो भी मतलब जो भी सिचुएशन डेवलप होता है वॉर्स के कारण, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो जो वॉर्स लोन होता है, अब वॉर हो रहा है तो वॉर में तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और नॉर्मल से तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मल डेज में किसी कंट्री का एक्सपेंडिचर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है वॉर्स में। तो उस वॉर मतलब वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लोग ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो यहाँ पे वहाँ पे जो वॉर लोन्स था उसको मीट करने के लिए उन लोगों ने इनकी जस्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया देश में। अब टैक्सेस को कैसे बढ़ाया उन्होंने, तो टैक्सेस को यहाँ पे उन लोगों ने पहले क्या टैक्स बढ़ाने के लिए, देश में टैक्स बढ़ाने के लिए क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, फिर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। कस्टम ड्यूटीज़ क्या, जो सामान पे जो फ्रेंड्स जो टैक्सेस लगते हैं उनको उन लोगों ने बढ़ा दिया। और फिर जो इनकम टैक्स होता है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रू द वॉरियर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड डबल बिटवीन 1913 to 1918, लीड एक्सट्रीम लाइफ फॉर कॉमन पीपल। वॉरियर्स के दौरान क्या होता है, जब वॉर हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे देश में जो सामान के जो दाम थे, जो गुड्स के प्राइजेस थे, उसको डबल कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। फिर
जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कॉमन पीपल है उनके लिए लाइफ जो होती है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ने से जो कॉमन जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, जो उससे भी नीचे है, तो उन लोगों का क्या कंडीशन है तो आप लोग सब जानते हैं। तो वैसा सिचुएशन डेवलप हो गया था। फिर क्या, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट caused by desperate anger। इस विलेजर्स को जब क्या बोल विलेजर्स को वहाँ पे लड़ने के लिए बुलाया जाने लगा, उन लोगों को कॉल किया जाने लगा कि आइए हम आप चलिए हमारे साथ जंग लड़ने। फिर वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी उनको। ऐसा मतलब उनको कहा जाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ऐसा कुछ बहुत होता नहीं था। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं है। तो फ्रेंड्स, विलेजेस कॉल्ड अप सोल्जर्स फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये क्या है? ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये आपको याद रखिएगा, ये टर्म ही याद रखिए, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट बुक में भी दिया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता था दोस्तों कि जो विलेजर्स थे, जो लोग थे जगह जगह पे जिसमें, उन लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा ज़बरदस्ती, अब आपको बुला रहे हैं, आप नहीं जाए तो हम आपको ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, ऐसा होने लगा था। उनको ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा और उनको जंग पे भेजा जाता था लड़ने के लिए, जाइए लड़िए। और फिर तो उनका मतलब मोनोपोली था, वहाँ पे चल रहा था उन लोगों का राइट्स, मतलब उन लोग का यहाँ पे अभी ब्रिटिशर्स का इम्पेरियलिज्म चल रहा था, तो वो लोग उठा के लेके जा रहा था, ज़बरदस्ती था लेके जाने का। फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जिसके कारण फोर्स रिक्रूटमेंट के कारण ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा सेना में लोगों को, जिसके कारण लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। अब जो यहाँ पे कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ब्रिटिशर्स से कि ये क्या बात है, हम नहीं जाना, ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो। फिर इसके कारण आगे क्या होता है, फिर ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये था, हम लोग पढ़ ले टैक्सेस इंक्रीज हुए थे, प्राइसेस डबल हो गए थे। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड अकम्पाइंड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1918 to 1919 एंड देन 1920 to 1921 फूड शॉर्टेज होता है। फूड शॉर्टेज कैसे होता है, तो क्रॉप फेलियर होता है जिसमें क्रॉप फेलियर मतलब फसल बर्बाद हो जाती है किसी कारण से, जिसके कारण फसल बर्बाद होने के कारण फूड शॉर्टेज, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब फसल बर्बाद हो तो फूड शॉर्टेज होगा, गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हुई, तो इसके कारण कॉमन पीपल का जो लाइफ था फिर हार्डशिप में आ गया, फिर लोगों का जीना मुश्किल होने लगा। और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया। इन्फ्लुएंजा एक महामारी थी, उस टाइम आई थी, तो जिसके कारण लोगों का मतलब जो सर्वाइवल था काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, वो लोग काफ़ी हार्डशिप से गुजर रहे थे। साथ ही साथ और क्या फ्रेंड्स दिया हुआ है बुक में, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग 12 to 30 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फमाइंस एंड एपिडेमिक। मतलब फमाइंस भूखमरी, और फिर जो इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी, इसके कारण 1921 में एक सेंसस आया था। तो सेंसस में बताया जाता है इस कारण लगभग 1,20,00,000 से 1,30,00,000 लोग मारे गए थे। तो इतना मतलब देखें लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना था, ये आप समझ सकते हो उस टाइम का। और उस टाइम हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उस लेवल से काफ़ी बहुत ज़्यादा था, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा है ही। People hope that the hardship would end after, but it didn't happen। अब लोगों के में उम्मीद था कि यार चलो इतना कुछ हो रहा है, लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो लाइफ है वो कॉमन मतलब धीरे धीरे पट्टी पहन लगेगा, सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगेगा, ऐसा लोगों में उम्मीद था। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। तो एक्चुअल में होता है क्या इसके बाद, तो इसके बाद और बहुत सारा हार्डशिप आता है, बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं, फिर मोमेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। एट दिस स्टेज न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड सजेस्टेड न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। अब इस स्टेज पे बहुत सारे लीडर्स उभरे, नए नए लीडर्स आए, उन्होंने नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल सजेस्ट किया लोगों को, कैसे ब्रिटिश के साथ डील करना है, कैसे आगे हम लोग मतलब आगे कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब कुछ नए नए लीडर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया। तो इस टॉपिक में इतना है, फिर आगे के टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। हम अगला टॉपिक क्या फ्रेंड्स, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो व्हाट इज़ इट। तो आपको पता हो कि महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए। तो वहाँ पर उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम, जो नस्लीय भेदभाव का जो सिस्टम, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, उसके खिलाफ, यानी अपार्थाइड का सिस्टम। पता होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अपार्थाइड का सिस्टम क्या था। तो उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह करके आए थे। सत्याग्रह का उनका जो आइडिया था, सत्याग्रह के आइडिया के थ्रू वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ के आए थे। फिर 1950 में इंडिया आने पर सत्याग्रह, यस फ्रेंड्स, तो सत्याग्रह का थ्रू लड़के आए थे। सत्याग्रह का आइडिया क्या सजेस्ट करता है, क्या था, ये चीज़, इन चीज़ों का अभी हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक उसी पे फोकस्ड है, एक्चुअल में वही दिया हुआ है। तो क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
सो इट emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, यानी सच्चाई के पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की शक्ति क्या, उसका पावर क्या, उस पर ये बल देता है। और emphasized मतलब emphasize द नीड टू सर्च, यानी सच्चाई की हमको उसको देखने की जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ये चीज, इन चीज़ों का emphasize करता है सत्याग्रह। और फिर क्या सजेस्ट क्या करता है एक्चुअल में, मतलब है क्या सत्याग्रह कहता है फ्रेंड्स कि अगर कॉज ट्रू है, यानी हम सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, सही चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स हमको रिक्वायर्ड नहीं है। यानी फिजिकल फोर्स कहने का मतलब क्या है कि वायलेंस, आप नॉर्मल समझ सकते हो, वायलेंस की जरूरत नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए। जो हमको ऑपरेस कर, जो हमारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो हमको उससे लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी मतलब कि इफ़ द कॉज इज ट्रू एंड अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्य मतलब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स। तो हमारा कारण सही है और न्याय के खिलाफ है, तो हमको फिजिकल फोर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए। तो ये सजेस्ट करता है सत्याग्रह। और फ्रेंड आगे क्या है, तो देख मतलब यही फ्रेंड्स कि हम बिना व्यंग्य नहीं, मतलब हम बिना एग्रेसिव हुए बिना प्रतिशोध की भावना के भी हम ऑपरेशन से लड़ सकते हैं। तो कैसे लड़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ों को हम अभी देखते हैं। सत्याग्रही को विन द बैटल विदाउट द यू विन द बैटल बाय अपीलिंग द कॉन्सेंस ऑफ द ऑपरेसर, यानी जो ऑपरेसर है उसके अंतरात्मा को आवाज़ देकर, अंतरात्मा को आवाज़ देने का मतलब है कि हम उसको परसुएट करना है हमको कि आप चीज़ों को देखिए, आप जो गलत करो वो गलत है, आप हम उसको समझाएंगे, उसको कोशिश करें, मतलब उसको किसी भी तरह से उसको सच्चाई को देखने मजबूर करेंगे और उसके अंतरात्मा तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि वो गलत कर रहा है, ताकि वो जो काम कर रहा है, वो गलत चीज़ें कर रहा है, वो करना छोड़ दे और फिर सच्चाई के राह पे चलने लगे। तो ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और फ्रेंड्स क्या है, एवरीवन शुड बी परसुएटेड, ये अभी समझाया मैंने कि तो एवरीवन शुड बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ, हर इंसान को ये चीज़ देखने में मजबूर किया जाती है वो गलत कर रहा है, कैसे गलत कर रहा है। तो ये चीज़ों को देखने पर उसके मतलब उस पॉइंट पर लाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि वो गलत कर रहे थे, कैसे हम करेंगे नॉन वायलेंस के, बिना नॉन वायलेंस के यूज के। अब बिना नॉन वायलेंस के यूज के कैसे होगा, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकि उसको समझ में कि यस वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, पूछे समझा। आइडिया यही था सत्याग्रह का, गांधी जी का, कि हम उसको देखने में मजबूर करें, परसुएट करें किसी भी तरह से, बट नॉन वायलेंस वायलेंस का यूज नहीं होना चाहिए। ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और हमारे मतलब हमारे जो साथ है, जो हमारे खिलाफ है, जो भी ऑपरेशन है, परसुएट तो करना ही है, लेकिन नॉन वायलेंस के थ्रू, ताकि वो समझ सके कि एक्चुअल में वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, उसके अंतरात्मा तक ये आवाज़ जाए कि वो गलत कर रहा है और कैसे गलत कर रहा है। जब उसको जब अंतरात्मा तक ये आवाज़ जाएगी तो वो खुद ब खुद गलत करना छोड़ देगा और फिर सही रास्ते पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आइडिया था सत्याग्रह का। व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स, गांधी जी, गांधी जी बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि उनका जो आइडिया था नॉन वायलेंस का, जो अहिंसा का आइडिया था, उसके थ्रू वो देश को, हर इंसान को एक कर सकते, पूरे देश को यूनाइट कर सकते थे। तो कैसे, तो फ्रेंड्स ये मतलब ये उनका आइडियोलॉजी था कि उनका जो आइडिया है वो देश को एक कर सकता है। फिर और आगे क्या फ्रेंड्स दिया हुआ, तो हम लोग पढ़ेंगे कि आफ्टर, अब आप जान चुके हैं कि 1915 में महात्मा गांधी देश में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे आने के बाद वो क्या करते तो पता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से आने के बाद वो देश के भिन्न भिन्न जगहों पर जाके सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये अभी हम देखने वाले हैं। तो 1917, सबसे पहले 1917 में जाते हैं चंपारण। आप लोग को चंपारण का मतलब थोड़ा बहुत जब जानते होंगे कि वहाँ पहले नील की खेती होती थी, जब को हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तब, तो वहाँ पर नील की खेती होती थी। तो मतलब फ्रेंड्स काफ़ी ऑपरेसिव सिस्टम था वहाँ पे। तो कैसे ऑपरेसिव था, तो उनका जो मतलब उसके कारण काफ़ी लॉसेस थे, जैसे कि ज़मीन बंजर हो जाना, भी बहुत सारे लॉसेस थे। तो उन कारण यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको बहुत सारा लॉस होता था, लेकिन उनको फोर्सफुली ये करवाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वहाँ पे महात्मा गांधी जाते हैं, उन लोग को इंस्पायर करते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए सत्याग्रह के थ्रू, मतलब नॉन वायलेंस के बिना बिना वायलेंस के आप लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। फिर सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं महात्मा गांधी। देन आफ्टर 1917 में ही वो कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, तो खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का एक जिला है खेदा, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स जो पीजेंट्स थे उनके मतलब उनको सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम क्या था, तो फ्रेंड्स 1970 मतलब 1970 में गए रहते हैं महात्मा गांधी। 1970 महात्मा गांधी जाते हैं खेदा, जो गुजरात का एक जिला है, वहाँ पे जाके पीजेंट्स के सपोर्ट में एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे एक्चुअली वहाँ का जो पीजेंट्स थे, वहाँ के पीजेंट्स उनका प्रॉब्लम क्या था, तो ये देखते हैं। तो वो लोग डिमांड कर रहे थे रिवेन्यू रिलैक्सेशन, यानी जो कर था उसमें छूट चाहते थे। क्यों, तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, क्रॉप फेलियर नहीं, फसल बर्बाद हो चुका था।
किसी कारण से, और फिर प्लेग एपिडेमिक यानी प्लेग नाम की महामारी भी आई थी, जिसके कारण उनका काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी बर्बादी में काफ़ी लॉस हुआ था। इतना सारा लॉस होने के कारण वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो कर पे मतलब रिवेन्यू पे कर पाएँ, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका रिवेन्यू रिलैक्स किया जाए, इस टाइम का छूट दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश जो थी इसको लेके वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे। इसी के सपोर्ट में महात्मा गांधी वहाँ पे जाके पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप क्या करिए, सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करिए ब्रिटिश के खिलाफ। फिर अगला पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, 1918 में महात्मा गांधी जाते हैं कॉटन अहमदाबाद। वहाँ पे जाके जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके सपोर्ट में, उनके बीच में जाके सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनका भी अपना प्रॉब्लम था, जो वहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर थे तो उनका कुछ बोनस का प्रॉब्लम था। तो ये हम लोग को पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, तो हमको बस इतना याद रखना है कि 1918 में वो अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तब अगला टॉपिक है हमारा द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप सबको थोड़े बहुत तो आइडियाज़ होंगे ही, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी। तो जिसको नहीं होगी, जो इसको है, सब हम एक साथ फिर से इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और पहले से ज़्यादा इसमें आपको पता है कि क्लासेस बढ़ने पे और ज़्यादा एलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको पूरा चैप्टर मतलब पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे क्या था रॉलेट एक्ट, क्यों लगाया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स दी रॉलेट एक्ट। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं दी रॉलेट एक्ट। फ्रेंड्स राइटिंग और बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिएगा, वैसे बैकग्राउंड खराब नहीं, राइटिंग खराब है, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो हम अभी देखते हैं अपना रॉलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स ये क्या था, तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट करते, देश का अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पर जाके सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होता है वो सब कुछ। तो उस सक्सेस से महात्मा गांधी काफ़ी खुश होते हैं, उस सक्सेस से उत्साहित होकर महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट छेड़ना चाहते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था रॉलेट एक्ट के साथ, क्यों महात्मा गांधी इसके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, तो इन सभी कारणों पे हम प्रकाश डालें। और रॉलेट एक्ट था का ये भी हम देखने वाले हैं क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्यों इसके खिलाफ, क्यों महात्मा गांधी प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो पहला रीजन ये था, ये एक ऐसा लॉ था, सॉरी रॉलेट बैक लिखा गया फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट था। तो ये एक ऐसा लॉ था जिसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके द्वारा बहुत जल्दीबाजी में इसको पास कर दिया गया था। जल्दीबाजी में पास करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों की असहमति के बावजूद इसको पास कर दिया। इंडियन मेंबर्स थे तो इंडियन मेंबर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब इसका अपोजिशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं, अपोजिशन कर रहे थे फ्रेंड्स। तो उनका अपोजिशन को नज़रअंदाज करके इसको पास किया गया फ्रेंड्स। तो ये था एक रीज़न, मेजर रीज़न में से ये था इसका विरोध का। दूसरा रीज़न ये था कि ये जो रॉलेट है काफ़ी रिप्रेसिव था। कैसे रिप्रेसिव था कि ये रॉलेट स्टेट करता था कि मतलब दिस स्टेट दैट कि मतलब अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी आदमी पकड़ा जाता है, अगर कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो ब्रिटिश के खिलाफ है, तो उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। यानी 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए तो ये रोल यही स्टेट करता है कि आपको दिस लॉ स्टेट दैट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या था ये, दिस लॉ अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। तो यही मतलब है कि बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। आप किसी भी कैंपेन में पाए जाते हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित पाए जाते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। आगे क्या है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। तो ये काफ़ी तो हम बता रिप्रेसिव था। तो इसीलिए महात्मा गांधी के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या होता है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट कब होता है, इसके खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, वो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1919 में ये स्टार्ट हो जाता है। तो देश के भिन्न भिन्न जगहों पे रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फिर रैलीज ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब रेलवे वर्कशॉप्स जो थे, रेलवे वर्कशॉप्स थे उनको बंद किया जाता है, दुकानें और बहुत सारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं इसके खिलाफ में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होता है। तो ब्रिटिशर्स देखते हैं कि यार ये तो रेलवे वर्कशॉप बंद हुआ तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो ख़राब हो जाएगा। तो और फिर टेलीग्राफ भी था, तो ये सब चीज़ों उन सब का डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने ब्रिटेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, फिर अलग जगह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन उनका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये उनको मन में ये एक भय था।
इसको रोकने के लिए, इस पे जो नेशनलिस्ट का जो मूवमेंट था उस पर अंकुश लगाने के लिए वो क्या करते हैं, तो जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स कौन कौन थे, तो सॉरी कौन कौन थे ये नाम नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। लोकल लीडर्स थे तो उनको अमृतसर से उठा लेते हैं, उठाने का मतलब है कि उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। फिर एक और चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेसन होता है, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे फायर कर दिया जाता है ब्रिटिश पुलिस द्वारा। तो इस फायरिंग का क्या कंक्लूजन होता है, तो लोगों में लोगों के अंदर गुस्सा भर जाता है। फिर लोग फिर से प्रदर्शन करने लगते हैं। तो फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे बैंक हो गया, फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, तो इन सारी जगहों पे लोग अटैक करने लगते हैं। तो और क्या इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो इन हाँ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश जो थे वो क्या करते हैं, तो मार्शल लॉ इम्पोज कर देता है। मार्शल लॉ क्या था, तो ये हम देखते हैं व्हाट वाज मार्शल लॉ। तो फ्रेंड्स मार्शल लॉ अलाउड, मार्शल लॉ क्या था, अलाउड, ये बुक में वैसे नहीं दिया मार्शल लॉ क्या था। मार्शल लॉ अलाउड, सॉरी प्रोहिब, हाँ एक्चुअली मार्शल लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स, दो मतलब दो से ज़्यादा, नो मोर देन 2 पीपल कैन फॉर्म अ ग्रुप, मतलब 2 से ज़्यादा लोग कहीं पे एक ग्रुप नहीं बना सकते हैं। नो मोर देन 2 पीपल कैन फॉर्म ए ग्रुप। समझ लीजिए राइटिंग मेरा ऐसे ही है, ऐसा नहीं आप समझाने के लिए बस। तो 2 से ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मार्शल लॉ कहता था। और फिर जनरल डायर आता है। जनरल डायर कौन था ये भी हम देखने वाले हैं। जैसे ब्रिटिश जनरल था, नाम से पता चलता है। तो फिर जनरल डायर का एक बहुत अहम भूमिका रही है इसमें, तो वो हम देखते हैं क्या था फ्रेंड्स। तो आगे आप देखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। मैसेकर कहने का मतलब है हत्याकांड, बहुत दर्दनाक हत्याकांड था उसको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो हम देखते हैं जलियांवाला बाग क्या था। तो जैसे अब मैंने आपको पहले डेट बता चुका है, 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा कब हुआ था। उस दिन होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, सालाना बैसाखी का जो मेला लगता है ना, बैसाखी फिर आपको पता है हर साल मनाया जाता है। सिख लोगों का बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो बैसाखी फेयर मनाने के लिए बहुत सारे लोग अमृतसर के एक ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, अपने मेले जो उनका जो त्यौहार होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर बहुत सारे लोग आए रहते हैं, जो गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, जो खराब पॉलिसीज़ थी, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तो 2 तरह के लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि शहर से बाहर के होते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है कि जो है ना मार्शल इम्पोज हो चुका है। तो उनको तो पता नहीं कि मार्शल इम्पोज है, लेकिन जब जनरल डायर को पता चलता है कि यहाँ पे हमने मार्शल इम्पोज किया है, और फिर उसके मतलब इम्पोज करने के बाद इतना बड़ा भीड़ है, तो मेला लगाया जाए यहाँ पे, हाँ जबकि 200 लोग का इकट्ठा होना ही नहीं, यहाँ पे मेला लगाया जा रहा है। तो वो आता है, एग्जिट पॉइंट को बंद करता है, सोलर के साथ आता है, एग्जिट पॉइंट को बंद करता है। जो एग्जिट पॉइंट होता है उसके जितने भी लोग थे सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और तब तक फायरिंग करता है जब तक कि सारे लोग ज़मीन पर गिर नहीं जाए। मतलब उसको जब तक ये नहीं लग जाता है कि सब लोग मर गए, तब तक वो फायरिंग करते रहता है, अपने सोल्जर से फायरिंग करवाता रहता है। इतना होता है जिसके कारण क्या होता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग। तो काफ़ी नंबर कुछ ज़्यादा ही, बहुत काफ़ी ज़्यादा नंबर था, इसमें शायद कम दिया हुआ है। तो आप यही याद रखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट मैसेकर। और फिर एक और फ्रेंड्स बात ये कि उस मैसेकर में क्या होता है कि जो ग्राउंड था ना उसमें कुआँ था, तो लोग अपना जान बचाने के लिए कुएँ में कूद जाते हैं। फ्रेंड्स सोचिए, एक तरफ गोली है, एक तरफ कुआँ होता है ना, कोई एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई, तो वैसा उन लोग का सिचुएशन था। और ये काफ़ी भयावह सिचुएशन था। तो इतना सब कुछ होने के बाद जनरल डायर क्या स्टेटमेंट देता है पता है? उसको बाद में वो स्टेटमेंट देता है, कुछ उसका जो है ऑब्जेक्टिव था ये सब करने का, मतलब उसका जो मोटिव था, उसने ये सब क्यों, ताकि लोगों के मन में एक भय पैदा हो सके, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट हैं, उनके मन में एक भय पैदा हो सके, डर का भय पैदा करने के लिए उसने ये सब किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ्रेंड्स क्या होता है कि लोग तो भड़क जाते हैं। उसने तो ये कर दिया, लोगों को जब ये पता चलता है कि यार देश में इतना बड़ा कांड हो गया, तो लोग भड़क जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं, पुलिस और लोगों के बीच झड़प होने लगती है। तो इस पर क्या करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, काफ़ी ब्रूटली रिस्पॉन्स करता है। ब्रूटली रिस्पॉन्स करने का मतलब काफ़ी, मतलब होता है ना, ब्रूटल तरीके से रिस्पॉन्स करता है। और जो जितने भी मतलब रेवोल्यूशनरीज पकड़े जाते हैं क्लैशेस में, स्ट्राइक्स में, उनको पकड़ के और ज़मीन पर रेंगने पर मजबूर किया जाता है कि नहीं रेंगो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, वो ज़मीन पर रेंगते हैं, फिर उनको ना करवाया जाता है, घुटने के बल बैठाया जाता है, फिर उनको मजबूर किया जाता है कि उनको जो साहिब सनी जो सॉरी अंग्रेज़ हैं, उनको सलाम करें। तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती है, मतलब काफ़ी शर्मसार करने वाली चीज़ें करवाई जाती हैं उनसे। इतना सब कुछ होता है फ्रेंड्स। और फिर
एक जगह है गुजरांवाला, जो अभी नहीं, मतलब पहले पंजाब में था, अभी पाकिस्तान में है। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया वो एरिया। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों को कोरों से मारा जाता है। पीपल आर फूल्स, मतलब कोरों से मारा जाता है। और फिर लोग गाँव को बॉम्ब से उड़ा देते थे। सोचिए फ्रेंड्स, कैसा दर्दनाक मंजर होगा वो, गाँव को बॉम्ब से, विलेजेस वर बॉम्ब्ड। तो ये गुजरांवाला में, मतलब एक लिमिटेड एरिया में हुआ था ऐसा, बाकी भी उसके आसपास में भी हुआ था ये फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ होता है। इतना सब कुछ होने के बाद महात्मा गांधी देखते हैं कि उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये तो मूवमेंट पूरा वायलेंट हो चुका है, हर जगह त्राही हुआ है, लोग मर रहे हैं। तो ये सब देख के महात्मा गांधी मूवमेंट को कॉल अप कर लेते हैं। इतने बोर्ड मूवमेंट सॉरी इतने बोर्ड लेवल पे मूवमेंट लॉन्च होने के बाद भी ये क्या था, एक एरिया तक सीमित था, बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया था। मतलब कि सिर्फ शहरों में ही रह चुका था ये मूवमेंट, गाँव तक नहीं फैल पाया। तो महात्मा जी सोचे कि यार इसको अब हम जो अगला मूवमेंट लॉन्च करेंगे उसको पूरे देश, कंट्री लेवल पर करेंगे, देश के हर एरिया को जोड़ेंगे, हर लोग को इसमें ऐड करेंगे, ताकि काफ़ी इसका गहरा इम्पैक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो इसके लिए उनका एक है, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन क्या होती है कि उनको हिंदूज़ और मुस्लिम को साथ लाना पड़ेगा। सोचते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों साथ आकर लड़ेंगे। तो उनके लिए इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्या होता है फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी उनके पास खुद चल के आता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने इसमें देखता है, उन्होंने इसमें खिलाफत इशू का मुद्दा उठाते हैं। खिलाफत इशू का मुद्दा क्या था ये भी हम देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि ऑटोमन टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, और ऐसा अफवाह था कि एक हार्श ट्रीटी ऑटोमन टर्की पे इम्पोज होना। ऑटोमन टर्की जो इम्पेयर है, जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे उस टाइम के, जो खलीफा कहते हैं, उन पे एक बहुत ही हार्श ट्रीटी इम्पोज होने वाली है। तो ऐसा रूमर्स था। तो जो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो वो क्या करते हैं ना कि जो खलीफा पता है, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड को खलीफा कहते थे। तो उसको उनको डिफेंड करने के लिए वो दो ब्रदर्स जो थे मिलके एक कमेटी बनाते हैं बॉम्बे में, जिसका नाम रहता है खिलाफत कमेटी। तो बॉम्बे मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म होता है बॉम्बे में। क्यों फॉर्म होता है, तो डिफेंड द पावर ऑफ द खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए कमेटी फॉर्म किया जाता है। फिर तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो जो दोनों ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, महात्मा गांधी के साथ जाकर डिस्कस करते हैं खिलाफत इशू के बारे में। और फिर महात्मा गांधी की एक नई चीज़ नजर आता है कि यार ये एक अच्छा तरीका हो सकता है हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ लाने का। तो उन्होंने क्या करते हैं, महात्मा गांधी से वो दोनों जो होते हैं वो बात करते हैं वो लोग। और फिर महात्मा गांधी उनकी बातों को सहमत होते हैं। और फिर डिस्कशन करने के बाद महात्मा गांधी इसको एक काफ़ी अच्छा चांस के रूप में देखते हैं मास एक्शन के लिए। जैसे कि वो जो चाह रहे थे कि हम काफ़ी बॉर्डर लेवल पर करें, पूरे नेशनल लेवल पर करें। तो इस तरह से खलीफा का जो इशू उठा के हम मुस्लिम को साथ कर लेंगे, और फिर हिंदूज तो साथ में हैं ही, और जो नहीं है उनको भी साथ कर लेंगे। तो हिंदूज को साथ करने का एक और तरीका स्वराज का। तो स्वराज का आइडिया क्या था वो भी हम आगे पढ़ने वाले। स्वराज का आइडिया क्या था शायद इसमें नहीं है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं है कि नहीं है, तो हम आपको एक्स्ट्रा बता देंगे क्या स्वराज का आइडिया क्या था। वैसे आपको ओवरऑल आइडिया तो हो गया स्वराज का आइडिया क्या था। फिर फ्रेंड्स क्या होता है, महात्मा गांधी जो खिलाफत इशू का जो था उसको लेके जाते हैं कांग्रेस का जो सेशन होता है कलकत्ता सेशन 1920 में, उसमें महात्मा गांधी खिलाफत इशू का मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दा उठाते हैं, वहाँ जो कांग्रेस के जो अदर लीडर्स उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो अदर्स लीडर्स भी इस पर सहमति दिया जाता है कि हाँ ये ठीक है आप करिए, ताकि अब इससे क्या उनका फ़ायदा होता है कि हिंदूज़ के लिए स्वराज का जो इशू मुद्दा है वो उठाए हैं, और फिर मुस्लिम के लिए खिलाफत इशू, तो दोनों कंबाइन कर लें तो मास एक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगा, लोग काफ़ी जल्दी मोबिलाइज हो जाएंगे। तो ये उनको एक अच्छा तरीका लगता है, और इस तरह से उन लोगों को मोबिलाइज करते हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम दोनों को मोबिलाइज करते हैं मास स्ट्रगल के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वाई नॉन कॉपरेशन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ें, क्यों हुआ, कब कब हुआ, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हिंद स्वराज, आपको पता होगा हिंद स्वराज एक बुक थी जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था। उन्होंने इस बुक में ये बात मेंशन किया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो इंडियंस की कोऑपरेशन यानी इंडियंस की मदद से ही इस्टेब्लिश हुआ है, और ये तभी ख़त्म हो सकता है जब इंडियंस कोऑपरेट करना ख़त्म छोड़ दें, जब ब्रिटिशर्स को साथ देना छोड़ दें। साथ देने का मतलब उनके जो ट्रेड्स हैं इन सब चीज़ों में हेल्प करना छोड़ दें, कंट्रीब्यूट करना, सामान खरीदना छोड़ दें। तो इस तरीके से हम लोग उनके जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो जो काम देते हैं वो हम काम लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, तो उनका रूल खत्म हो जाएगा। कब, मतलब 1 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम कोऑपरेट करना छोड़ देते हो। महात्मा गांधी ने इस बात को मेंशन किया था अपने बुक का नाम क्या था, हिंद स्वराज। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
और फिर हाँ वही तो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, स्वराज आ जाएगा। अब फिर और आगे क्या होता है फ्रेंड्स, तो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। अभी हम ये पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन जो था वो एक मूवमेंट में कैसे तब्दील होता है, कैसे ये एक मूवमेंट बनता है। तो महात्मा गांधी ने बताया कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा ये धीरे धीरे महात्मा प्रपोज किया हम इसको जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को धीरे धीरे स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे, यानी इसको हम धीरे धीरे लोगों के बीच में उतारेंगे, लोगों को बताएंगे और फिर मतलब होता है किसी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उनका कहने का यही मतलब था कि इसको हम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहले सरेंडर ऑफ टाइटल्स अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट एंड बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। अर्थात मतलब कहने का मतलब यही था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे जो भी इंडियंस उनके जो सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, पुलिस, कोर्ट्स, उसमें तो इंडियंस तो बहुत भर भर के पड़े हुए थे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो भी सर्विसेज उनको मिले वो सर्विसेज उसको रिजाइन देंगे, उनके जॉब छोड़ देंगे, जो भी जॉब वो सब कुछ छोड़ देंगे। और फिर जो भी ब्रिटिश उनको सम्मान दिया, अर्थात मतलब अवार्ड्स, प्राइजेस, रिवॉर्ड्स ये सब कुछ दिए हैं, उसको हम लोग सरेंडर कर देंगे, उनको वापस कर देंगे। तो इस तरीके से पहला स्टेप में ये काम हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था, इन केस ऑफ रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। मतलब अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव रोल परफॉर्म मतलब रिप्रेसिव रोल में आ जाती है, लोगों को ब्रूटली ट्रीट करने लगती है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे। तो ये सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन क्या था, तो मतलब सिविल डिसओबीडियंस कहने का मतलब फ्रेंड्स की पहले तो नॉन कॉपरेशन के हम आपका काम में साथ नहीं देंगे, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस कहने का मतलब कि आपके काम में साथ नहीं देंगे लेकिन आपका काम भी बिगाड़ेंगे साथ में। तो कहने का उनका यही मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा। फिर क्या होता है, थ्रू आउट द 1920 समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी, मतलब 1920 की गर्मी में, उस टाइम की जो गर्मी का समर का दिया हुआ बुक में, तो उस टाइम महात्मा गांधी और शौकत अली मोहम्मद अली ब्रदर्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि शौकत अली और मोहम्मद अली क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके बारे में पढ़ा है। तो शौकत अली और फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को नॉन कॉपरेशन के आइडिया के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि वो आए हम लोग को साथ दें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। तो इस तरीके से होता है। फिर लेकिन एक इसमें लिमिटेशन क्या था फ्रेंड्स की, हाँ मैनी वर रिलेक्टेड बाइकॉट, तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस बात से नाखुश थे, मतलब वो संदेश पर थे कि मतलब उनको लगता था कि यार ये हम लोग बाइकआउट नहीं करने चाहिए। जो काउंसिल इलेक्शंस थे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी वो लोग बाइकआउट कर रहे थे, स्कूल्स का ही, फॉरेन गुड्स, जितने भी चीज़ वो ब्रिटिशर्स दिए थे उन सब चीज़ को बाइकआउट करना था। नॉन कॉपरेशन में यही चीज़ था, बाइकआउट का पूरी अच्छी तरीके से पता है कि बाइकआउट का मतलब क्या होता है। अब तो वो इतना ट्रेंडिंग है बाइकआउट की, हर बच्चा जानता है बाइकआउट यानी बहिष्कार, फिल्मों का बाइकआउट, गानों का बाइकआउट, पोस्टर्स में बहुत चीज़ों का बाइकआउट आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस टाइम बाइकआउट ही नया शब्द नहीं है फ्रेंड्स, बाइकआउट बहुत पहले का शब्द है और यहाँ बुक में भी स्पेशली न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है। तो बाइकआउट का मतलब बहिष्कार होता है, किसी भी चीज़ को क्या बहिष्कार करना। तो बहिष्कार हुआ था फ्रेंड्स। तो फिर तो हाँ मैंने बताया जैसे कि हम अगले टॉपिक वापस आ जाते हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो कंसर्न थे, मतलब वो चाहते थे कि मतलब जो काउंसिल इलेक्शन है उनको बाइकआउट नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि अगर इसको हम बाइकआउट करेंगे तो क्या हो सकता है कि ये मूवमेंट जो होगा वो वायलेंट हो सकता है। कैसे वायलेंट कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसको अभी दिया नहीं गया है बुक में, तो उसको हम जानेंगे भी नहीं। तो ये दिया था कि बाइकआउट ये दिया गया है कि ये मूवमेंट वायलेंट हो सकता है। फिर आगे क्या है फ्रेंड्स, फिर द बॉयकॉट लीड वायलेंस एंड शुड शेड्यूल। और हाँ फिर ये जो काउंसिल इलेक्शंस था ये कब शेड्यूल कब के लिए होता है, नवंबर 1920 जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम पे नवंबर में होने वाले थे। 1920 में जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे जिसको बाइकआउट करने की बात चल रही थी वो कब होने थे, 1920 में थे, 1920 में होने वाली थी। और इस बात को लेकर कुछ लोग ये चाहते थे कि हम इस इलेक्शन को बाइकआउट करें, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं बाइकआउट नहीं होना चाहिए। कुछ मतलब एक ही ग्रुप में दो तरह के लोग हुए थे कांग्रेस में, एक भाग इसमें बढ़ेगा कि नहीं बाइकआउट होना चाहिए, दूसरा था कि बाइकआउट नहीं होना चाहिए। तो इस मतलब एक तरह का राइवल एक दोनों के सब लोग एक दूसरे के सामने में थे। तो
एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि लोग कोई कम्युनिकेशन का पॉइंट ही नहीं था, मतलब हम ये होगा ही होगा, ये था कि नहीं ये होगा ही नहीं। लेकिन फिर क्या होता है फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी फिर क्या करते हैं, फाइनली नागपुर में दिसंबर 1920 में, या तो नवंबर में शेड्यूल इलेक्शन होने वाले थे, दिसंबर 1920 में फाइनली दिसंबर 1920 कंप्रोमाइज वुड वर्कड आउट। फ्रेंड्स कहाँ गए, यस देयर वर इंटेंस टसल बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। तो हमने पढ़ा कि कैसे उन लोग में इंटेंस टसल था, काफ़ी मतभेद था इस बात को लेके। तो ये काफ़ी लंबा लंबा नहीं, सितंबर से दिसंबर तक चला। सितंबर 1920 में फिर क्या होता है, एक कांग्रेस का एक सेशन होता है, नागपुर सेशन। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लोग मान जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करेंगे, काउंसिल इलेक्शंस को भी बायकॉट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे लोग एग्री कर जाते हैं, महात्मा गांधी सबको समझाते हैं, तो ये सब कुछ हो जाता है। अब आगे क्या है, तो हाउ डिड द मोमेंट अनफोल्ड। अब मोमेंट कैसे अनफोल्ड होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप, तो हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे करना था उन लोगों को, ये सारी चीज़ें ना किए नहीं थे, करना था उन लोगों को, ऐसे सोचा था। सरेंडर करेंगे टाइटल्स को, फिर गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज सबको सरेंडर करेंगे, उनको वापस करेंगे। फिर क्या था, केस ऑफ रिप्रेशन, अगर रिप्रेशन होता है तो फिर मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे। फिर लोगों को महात्मा गांधी और फिर शौकत जाके लोगों को मोबिलाइज करते हैं नॉन कॉपरेशन के सपोर्ट में। फिर बहुत सारे जो लोग थे कांग्रेस के बीच में, वो एग्री नहीं कर रहे थे कि बाइकआउट होना चाहिए, कि जो कि कब के जो इलेक्शन कब के लिए शेड्यूल होता है, नवंबर 1920 के लिए। लेकिन फाइनली क्या होता है कि दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है, उसमें लोग मान जाते हैं कि इसको बाइकआउट होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा। अब ये सारी जो प्लानिंग से ये होती कैसे इन लोगों को जमीन पर उतारा जाता है, कैसे प्रैक्टिकली सब चीज़ होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम भी देखने वाले हैं। कौन कौन लोग पार्टिसिपेटेड करते हैं, हाउ डिड डिफरेंट ग्रुप कंसीव। अब हाँ, एक और प्रॉब्लम था कि कैसे लोग इन सारी चीज़ों को अपने आइडिया में समझते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी मोमेंट्स होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो अलग अलग चीज़ें थी ना, जैसे अलग अलग मोमेंट्स, तो हर लोग के लिए मोमेंट्स का मतलब अलग था। इस मोमेंट का अलग मतलब वो अलग समझता था, कोई अलग भी बताया था ना, जैसे बाबा बुडन सिल्स हो गया, फिर असम में। तो ये अलग जगह पे लोग मोमेंट्स को अलग अलग तरीके से समझते थे। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको लोग किस तरीके से समझते हैं। तो यहाँ तक तो इस टॉपिक में हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स के अंदर कैसे लोगों के अलग अलग स्टैंड्स, अलग अलग विचारधाराएं थी, लोगों के अलग 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 नीड्स होते थे जिसके कारण वो सब मूवमेंट कर रहे थे। तो अपने अपने स्टैंड को लेकर लोग कैसे खड़े थे, कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ अभी हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं।